हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल है पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक्स। जब हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बाध्यता होती है तो हम विभिन्न टेक्निक का प्रयोग करते हैं और वे टेक्निक हमें किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। और इन्हीं टेक्निक में शामिल है हमारी पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक। इसका विस्तार से आज हम वर्णन करने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है 2.8 PERT पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक्स। हमारा सब्जेक्ट का टाइटल है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका टाइटल है CPM। दो टेक्निक आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। पहली है CPM, उसके पश्चात पर्ट, PERT पर्ट। तो मैं जब भी बोलने का टाइम होगा मैं इसे अंग्रेज़ी में ही बोलूँगा CPM, और जब हिंदी की बारी आएगी तो मैं हिंदी में ज़रूर इसको पढ़ के आपको बताऊंगा। और दोनों टेक्निक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो CPM का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल, P स्टैंड्स फॉर पाथ और M मतलब मेथड, क्रांतिक पथ विधि। अब क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड या CPM यह परियोजनाओं के अनुसूचीयन तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली तकनीक होती है, जिसे छोटी व बड़ी दोनों ही प्रकार की परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह तकनीक भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक पसंद की जाती है। इसका विकास 1957 में सिविल व यांत्रिक परियोजनाओं के अनुसूचीयन के लिए किया गया था। तो इस टेक्निक का प्रयोग सिविल और मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के लिए शेड्यूलिंग के लिए किया गया था। तो शेड्यूलिंग करने का मतलब है कितने टाइम में कोई प्रोजेक्ट फिनिश होगा। सिविल और मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, रेलवे का ब्रिज बनाना था जिसमें रिवेटेड जॉइंट्स को काम में लेते हुए मैकेनिकल ब्रिज बनाया गया है। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ब्रिजेज, जिसमें RCC का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के ब्रिजेज बनाए जाते हैं और काफ़ी लंबे प्रोजेक्ट वो होते हैं। तो ये तकनीक 1957 में हमारे देश में शुरुआत हुई थी। और CPM तकनीक उत्पादन, अनुरक्षण तथा निर्माण कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी करने तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खर्चों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो टेक्निक थी CPM, इसका मेन मोटो था टेक्निकल प्रोडक्शन और मेंटेनेंस तथा कंस्ट्रक्शन वर्क्स को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी करने का टारगेट। कोई डैम बनाना है तो डैम कितने टाइम में फिनिश होगा, तो उस टाइम को मिनिमाइज़ करने, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। और मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन शब्द इसके लिए ज़्यादा सटीक है कि ऑप्टिमाइज़ करना, समय को ऑप्टिमाइज़ करना कि कितने समय में ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ शहरों में ब्रिजेस बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, रिवेटेड जॉइंट्स वाले ब्रिज बनते हैं, तो उनका ऑप्टिमाइजेशन इसी तकनीक को फॉलो करते हुए किया जाता है। और कोई प्रोजेक्ट में बहुत जल्दी ये बताया दिया जाता है कि प्रोजेक्ट फला 6 महीने में फिनिश होगा, 1 साल में फिनिश होगा। तो ये इन तकनीक से ही संभव है। अब हम देखते हैं CPM तकनीक से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार है। समय अनुसूचीयन, टाइम शेड्यूलिंग में सहायता मिलती है। प्रबंध द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय मैनेजमेंट कार्य में सहायक होती है। विस्तृत तथा अच्छी आयोजना बनाने में योगदान देती है। अनुशासन को बढ़ावा देती है क्योंकि टाइम फिक्स हो जाता है इसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक ये मानी जाती है। और इसी को देखते हैं हम आगे।
अब ये हमारे एप्लीकेशन आते हैं सीपीएम के अनुप्रयोग। तो ये एप्लीकेशन है सीपीएम के, और इसका जो एप्लीकेशन मेनली नदी के ऊपर पुल के निर्माण में किया जाता है, मल्टी स्टोरी बहुमंजिली इमारत के निर्माण में किया जाता है, फैक्ट्री का बिल्डिंग है उसका एक्सटेंशन करना है तो इस तकनीक का उपयोग लेंगे, डीजल की ओवरहोलिंग करनी है तो उसके लिए इस तकनीक का उपयोग लिया जा सकता है, कार का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार का निर्माण भी इस तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। तो ये मेन एप्लीकेशन है। अब आगे देखते हैं हम सीपीएम तकनीक के इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड इन सीपीएम। तो सीपीएम तकनीक के अंदर इम्पोर्टेंट जो टर्म है हमारी, वो सबसे पहले है कार्यांग या क्रिया, एक्टिविटी या ऑपरेशन। किसी भी परियोजना को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। बड़े प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। इन छोटे भागों को हम बोलते हैं एक्टिविटी, कार्यांग। तो हम कहेंगे इसको, अंग्रेजी का शब्द काफ़ी इजी है हमारे लिए, इसको बोलेंगे एक्टिविटी। एक डैम बनाना है तो हम एक डैम की छोटी सी एक्टिविटी को शामिल करते हैं और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी मिलके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। इन एक्टिविटी का अन्य लिखने योग्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए नींव बनाने की परियोजना के विभिन्न मेन एक्टिविटी नींव खोदना, नींव भरना हो सकते हैं। किसी परियोजना को कितने कार्यांगों में बांटा जाए, ये मुख्य 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो परियोजना का क्या उद्देश्य है और कितना नियंत्रण करना चाहते हैं, तीसरा गणना का कार्य। तो ये है एक्टिविटी, और एक्टिविटी को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्री ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं पूर्व कार्यांग या पूर्व क्रिया। जिस एक्टिविटी को किसी एक्टिविटी से पहले किया जाता है उसे बोलते हैं प्री ऑपरेशन। और दूसरी है पोस्ट, प्री और पोस्ट 2 एक्टिविटी को। जब कोई एक्टिविटी किसी कार्यांग के पश्चात संपन्न की जाती है तो उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशन। और इसी तरह कनकरेंट ऑपरेशन जो होते हैं इसके साथ चलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी स्वतंत्र होती है और इनके लिए कोई प्री एक्टिविटी नहीं होती है, इनके साथ साथ संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एक चित्र का। ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें, और इसमें दिखाया गया है डायग्राम में कि नींव को खोदना और नींव को भरना प्रदर्शित करते हैं। तो नींव को खोदना शुरू किया, एक्टिविटी की शुरुआत हो गई। फिर ये पूरी लाइन बनाएंगे हम और नींव को भर दिया आपने, तो ये एक्टिविटी एंड हो गई। इसी तरह हम नींव को खोदना और नींव को भरना, ये 2 एक्टिविटी हमारे लिए हो गई है। तो ये नींव को खोदना एक एक्टिविटी हो गई, नींव को भरना दूसरी एक्टिविटी हो गई। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हम एक एरो दिखाएंगे इसमें। तो ये 2 एक्टिविटी से हमारा एक कार्य संपन्न हुआ कि नींव को खोद के भरना। तो इस तरह से एक्टिविटी को दिखाया गया है। इस चित्र में नींव खोदना 1 नंबर, नींव भरना दूसरे नंबर पर है, और इसको इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन है एरो, ये सीपीएम विधि में एक्टिविटी के क्रम को प्रदर्शित करने के लिए काम में ली जाती है। और क्रिटिकल पाथ जो होता है इसका, वो होता है किसी परियोजना के विभिन्न कार्य एक्टिविटीज़ को कुछ ही अति महत्वपूर्ण कार्यों का समय पूरा होना होता है। तो क्रिटिकल पाथ ऑप्टिमम यूज़ करते हुए किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करना, कितना टाइम में फिनिश होगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ या क्रांतिक पथ। आगे हमारी एक्टिविटी है, उसको कहते हैं हम नेटवर्क। तो हम सारी एक्टिविटी को मिला के नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क आपस में कटने नहीं चाहिए, क्रम आगे की ओर बढ़ना चाहिए, इसकी कंडीशंस होती है। और प्री हमेशा दाईं ओर, पोस्ट तो दाईं ओर और प्री बाईं ओर रहने चाहिए। नेटवर्क कहीं पर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नेटवर्क में एक्टिविटीज़ का क्रम लॉजिकल होना चाहिए। और नंबरिंग करने के लिए हमें सभी एक्टिविटीज़ को 1 2 3 4 संख्याओं से प्रदर्शित करना चाहिए। देन प्रोजेक्ट प्रोसीजर चार्ट बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक एक्टिविटी को प्री और पोस्ट दोनों के साथ लिखा जाता है और चार्ट बनाने में आसानी होती है। अब इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के एस्टिमेट्स काम में लेते हैं। सबसे पहला एस्टिमेट बोलते हैं हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ES, शीघ्रतम प्रारंभ समय,
ये किसी एक्टिविटी को प्रारंभ करने का सर्वप्रथम समय होता है। इसको बोलते हैं हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और इसको ब्रीफ में लिखेंगे हम कैपिटल ई कैपिटल एस, और इसको हिंदी में कहेंगे शीघ्रतम प्रारंभ समय। शीघ्रतम समाप्ति समय जो होता है ये किसी एक्टिविटी को समाप्त करने का पहला समय होता है। प्रारंभिक कार्य के लिए ईएस और अर्लीस्ट फिनिश को बोलते हैं ईएफ माना जाता है। किसी कार्य का ईएस और ईएफ दोनों का सम जो होगा वो उस कार्य का समय और अर्लीस्ट स्टार्ट को जोड़ देंगे तो ईएफ हमारे पास आ जाएगा। ईएस में हमने उस कार्य का समय जोड़ दिया तो हमारे पास आ जाएगा ईएफ। अगला जो हमारा बिंदु है वो है ईएस ईएफ, हमने दो बिंदु जान लिए हैं। देन हमारा नेक्स्ट बिंदु है उसे बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एलएस और एलएफ। यह वह अंतिम समय होता है जिस पर एक्टिविटी प्रारंभ हो जानी चाहिए, और ये तो है अंतिम समय। अर्लीस्ट फिनिश टाइम यह वह अंतिम समय होता है जिस पर तो ये शुरू हो जानी चाहिए। ये वह समय होता है जिस पर किसी एक्टिविटी को प्रारंभ हो जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट। और ऐसी एक्टिविटी जिसको अर्लीस्ट फिनिश हो जाना चाहिए उससे बोलेंगे हम अर्लीस्ट फिनिश। तो इसके लिए हम एलएस जो काम में लेंगे वो एलएफ निर्धारित समय परियोजना की अवधि कहलाती है, और इसको एलएफ जो हमारे पूर्व एक्टिविटीज़ का न्यूनतम होता है। तो इस तरह से हम एलएस को कर सकते हैं उस एक्टिविटी का एलएफ माइनस उस कार्य का समय। अब हम क्या करते हैं, प्रारंभिक एक्टिविटी के लिए ईएस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल्स टू ईएफ लेकर आगे बढ़ने पर अंतिम कार्यांक का ईएस ईएफ होना चाहिए। इसी प्रकार अंतिम कार्यांश का एलएस इज इक्वल्स टू एलएफ लेकर पीछे हटने पर कुल प्रारंभिक समय ईएस और एलएफ का मान समान आना चाहिए। जैसे टोटल फ्लोट हम निकालेंगे टीएफ तो ये होगा एलएस माइनस ईएस, और फ्री फ्लोट जो होगा वो ईएफ माइनस ईएस होगा, और इंडिपेंडेंट फ्लोट को कहेंगे हम एलएस माइनस ईएस। और क्रांतिक पथ निकालने के लिए हमारे पास क्या परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सीपीएम मेथड फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ। सीपीएम तकनीक को क्रांतिक पथ निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में प्रयोग की जाती है। पूरी परियोजना को कार्यांगों में विभाजित करना, परियोजना प्रेसिडेंस चार्ट तैयार करना, नेटवर्क का निर्माण करना, और एक्टिविटी को समय पर लिखना, उनका समय लिखना, समस्त एक्टिविटी के लिए विभिन्न समय का मान ज्ञात करना, और उसके पश्चात क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को खोज करना, देन क्रिटिकल पाथ का निर्धारण करना और परियोजना अवधि का अनुमान लगाना। ज्ञात समय मानों के आधार पर परियोजना के आयोजन नियंत्रण सफलतापूर्वक लाभप्रद चार्ट तैयार करना है, लाभप्रद योजना तैयार करना। तो इस तरह से हम क्रिटिकल पाथ मेथड इसमें पता करते हैं कि कौन सा पाथ हमारे लिए क्रिटिकल होगा, मिनिमम समय में हमारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो इस तरह से हम सीपीएम को आज हमने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं पट टेक्निक। तो आज हमने सीपीएम के बारे में जाना, तो यहीं मेरा लेक्चर फिनिश होता है, और अगले लेक्चर में हम ये जो मैंने आपको स्लाइड बताई है इसी को डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू। आज हमने सीपीएम की बेसिक्स को जानने का प्रयास किया है। इसमें सीपीएम तकनीक क्या होती है, इसमें कौन कौन से टाइम होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट, ईएस, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, ईएस, ईएफ, एलएस, एलएफ, और बीच में हमने क्रिटिकल पाथ को जाना इसमें। तो यहीं हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अगले लेक्चर में हम पट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा पट पर होगा, और पट टेक्निक भी क्रिटिकल पाथ मेथड की तरह ही पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। देन हर एक एक्टिविटी यहाँ पर जो पट के होगी उसमें कुछ और नाम हम देंगे, तो उसमें बताएंगे हमने सीपीएम में जैसा कि एक्टिविटी नाम दिया था, किसी चीज़ का शुरुआत होना, एंड होना, और उसके साथ 3 टाइम एस्टिमेट को जानना। तो इसमें हमने ये जाना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो थ्योरी पोर्शन समाप्त करता हूँ, और इसमें आप थोड़ी सी जानकारी आप हासिल कर लें। उसके बाद हम इसी से बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेंगे
जो कि हमारे इलेक्टेड टॉपिक में शामिल होगा। थैंक यू।